हाय गाइस, यू आर वाचिंग CS अतुल्यन क्लासेस। तो देखो, हम लोगों ने जीएसटी शुरू किया हुआ था और लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने सेक्शन 18 कंप्लीट किया था। सेक्शन 18 था किस चीज़ का? आईटीसी ने स्पेशल सर्कमस्टांसेस का, राइट। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते थे सेक्शन 18 में कि पहले आप रजिस्टर्ड नहीं थे, बाद में आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में फॉल आउट किए तो आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर हम लोग क्या करते थे, क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने कि अगर आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या कंपलसरी से नॉर्मल स्कीम में जा रहे हो, ठीक है ना। इस तरह के एक्सेप्शनल केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे सेक्शन 18 में। आज हम लोग बात कर रहे हैं आईटीसी एंड जॉब वर्क प्रोविजन सेक्शन 2 क्लॉज 68 एंड सेक्शन 19। मतलब आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जॉब वर्क से रिलेटेड प्रोविजंस पे आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि अगर आपने कुछ गुड्स जॉब वर्किंग के लिए भेजा है तो उस पर आईटीसी अवेलेबल है या नहीं है। ये सब बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज सेक्शन 2 क्लॉज 68 में ना जॉब वर्क की डेफिनेशन दी हुई है। और जॉब वर्क की डेफिनेशन है क्या? ये मीन्स एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अंडरटेकन बाय अ पर्सन ऑन गुड्स। मतलब जॉब वर्किंग सिर्फ गुड्स पे होती है, सर्विसेज पे नहीं होती है। मैंने लिख भी दिया, देखो, नो जॉब वर्क ऑन प्रोसेस। तो सिर्फ गुड्स पे जॉब वर्किंग होती है। तो मान लो मैंने कुछ गुड्स सप्लाई किया आपको, किस लिए? उस पर कुछ प्रोसेसिंग कराने के लिए। प्रोसेसिंग क्या करानी है? मुझे उस गुड्स की कटिंग करानी है, मोल्डिंग करानी है, फिनिशिंग करानी है, कुछ भी इस तरह का जॉब वर्किंग हो सकता है, ठीक है। तो जॉब वर्किंग पहली चीज सिर्फ गुड्स पे होता है, सर्विसेज पे नहीं होता है। और बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब गुड्स मैंने दिया, उस पर सिर्फ मैं क्या करा रहा हूँ, कटिंग, पॉलिशिंग, ठीक है, मोल्डिंग, इस तरह की चीजें कुछ करा रहा हूँ। बट अगर गुड्स भी सामने वाला का है तो वो जॉब वर्किंग नहीं है, वो तो सप्लाई है, सिंपल, राइट। तो जैसे आप फोटोकॉपी वाले के पास जाते हो, उससे फोटोकॉपी कराते हो, तो क्या वो जॉब वर्क है? नहीं। बट अगर आप फोटोकॉपी वाले को क्या कहते हो, सर पेपर मैं दूंगा, पेपर हल्की क्वालिटी का लगाते हो, घटिया क्वालिटी का लगाते हो, आप सिर्फ इस पर प्रिंट आउट निकाल के दे दो, तो ये जॉब वर्क में काउंट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? चलो ठीक है। तो अब हम लोग सेक्शन 19 की बात कर रहे हैं, आईटीसी ऑन इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क। तो मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसी से सारी बात क्लियर हो जाएगी। मान लो आप ओनर हो किसी गुड्स के, है ना, तो ये ओनर है और ये जॉब वर्कर है जिससे आप जॉब वर्किंग करा रहे हो। इस ओनर ने जॉब वर्कर को या तो रॉ मटेरियल भेजा है, या इनपुट्स भेजा है, या कैपिटल गुड्स भेजा है। किसके लिए? जॉब वर्किंग के लिए। तो मान लो ओनर ने पहले तो कुछ गुड्स खरीदा, किस डेट को खरीदा? मान लो चलो जी 1 जनवरी को खरीद लिया इन्होंने, या एक काम करो, चलो 20 अक्टूबर को, है ना, 20 अक्टूबर को इन्होंने, 20 अक्टूबर 2018 ले लेता हूं, चलो 20 अक्टूबर 2018 को इन्होंने कुछ गुड्स खरीदा, ओनर ने खरीद लिया, अपनी फैक्ट्री में रिसीव भी कर लिया। उसके बाद अब ये गुड्स ना किसको भेज रहे हैं? जॉब वर्कर को। कब भेजा? मान लो 1 नवंबर को भेजा है जी, ये चलो 1 जनवरी को भेजा है जॉब वर्किंग के लिए। बस 1 जनवरी 2019 को कुछ गुड्स इन्होंने जॉब वर्कर को भेजा है। किस लिए? उस पर कुछ प्रोसेसिंग करानी होगी। तो देखो, ये जो गुड्स इसने पहले से खरीदा हुआ है, ठीक है, खरीद तो पहले लिया था, फैक्ट्री में रिसीव भी कर लिया होगा, तो आईटीसी भी ले लिया होगा इसने। ओनर ने ऑलरेडी आईटीसी ले रखा है। अब ये गुड्स किसको भेज रहा है? जॉब वर्कर को। किस डेट को? 1 जनवरी 2019 को। तो पहली चीज, क्या आईटीसी को रिवर्स करने की जरूरत है कि नहीं है? तो देखो, सेक्शन 19 ये कह रहा है आईटीसी को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, इसको हम सप्लाई में काउंट नहीं करेंगे, है ना। जो वर्कर को भेजना चाहते हो भेज दो, कोई बात नहीं, प्रोवाइडेड कि ये जो गुड्स है ना, या तो रॉ मटेरियल या इनपुट्स जो भी है, ये 1 साल के अंदर अंदर वापस आ जानी चाहिए जो वर्कर से, प्रोसेसिंग होने के बाद। तो अगर इनपुट्स भेजोगे तो 1 साल के अंदर अंदर वापस आ जाना चाहिए। मैंने लिखा होगा, देखो ये बात, ये लिखा है विद इन 1 ईयर इनपुट्स के केस में, 3 ईयर्स कैपिटल गुड्स के केस में। तो अगर ये इनपुट्स 1 साल के अंदर अंदर वापस आ गई और कैपिटल गुड्स था तो 3 साल के अंदर अंदर वापस आ गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईटीसी आपने ऑलरेडी ले रखा है, रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, ना रिक्रेडिट की जरूरत है, ठीक है। तो जब आप जॉब वर्कर को भेजोगे आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, और 1 साल और 3 साल के अंदर अंदर ये गुड्स वापस आ गया तो रिक्रेडिट की भी जरूरत नहीं है। बट सपोज करो ये इनपुट्स और कैपिटल गुड्स ना 1 साल या 3 साल के बाद वापस आया, ये लिखा है, देखो मैंने तो लिखा भी है, इफ द गुड्स आर रिटर्न्ड टू ओनर। तो अगर ये गुड्स वापस भेज देते हो आप किसको? ओनर को। कितने दिन के अंदर अंदर वापस आ जाता है ओनर के पास? 1 साल इनपुट्स के केस में, 3 साल कैपिटल गुड्स के केस में। तो नीड नोट टू रिवर्स आईटीसी।
तो सप्लाई जब आपने जो वर्कर को भेजा था तब उसको रिवर्स भी करने की जरूरत नहीं थी, एंड नीड नॉट टू टेक रिक्रेडिट, समझ रहे हो ना, ना रिवर्स करने की जरूरत है ना रिक्रेडिट लेने की जरूरत है। बट अगर ये गुड्स ओनर के पास कब वापस आया, आफ्टर 1 ईयर इनपुट्स के केस में और 3 इयर्स कैपिटल गुड्स के केस में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल ऑफ आईटीसी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर और 3 इयर्स। मतलब जैसे ही 1 साल खत्म हो जाए, तो 1 साल खत्म होने के बाद आप क्या करो, रिवर्स कर दो आईटीसी को। मतलब एक तरह से हम उसको डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। तो जैसे आपने 1 जनवरी 2019 को भेजा ये गुड्स, तो 1 साल कब खत्म होगा भाई, 31 दिसंबर 2019 को। तो अगर ये 31 दिसंबर 2019 से पहले पहले आपने ओनर को लौटा दिया था, तो आपको आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। बट मान लो ये गुड्स आप कब वापस भेज रहे हो, आप ये गुड्स वापस भेज रहे हो, ओनर के पास वापस आया जी, मान लो 1 मार्च 2020 को वापस आया, तो 31 दिसंबर 2019 के तो बाद वापस आया ना, तो इस डेट के बाद मतलब 1 जनवरी 2020 को तो आप क्या करें, इसको आईटीसी को रिवर्स कर दो, है ना, आईटीसी को रिवर्स कर दो। और जब ये गुड्स वापस आया ना ओनर के पास, कब आया, 1 मार्च 2020 को, तब आप रिक्रेडिट ले लेना। तब आप क्या करना, रिक्रेडिट ले लेना। ऐसा नहीं कि भाई आईटीसी रिवर्स कर दिया बस अब भूल जाओ, चाहे गुड्स आए चाहे ना आए। तो 1 साल के अंदर अंदर गुड्स वापस आ गया तो आपको आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर 1 साल के बाद आया तो क्या करो, जैसे ही 1 साल खत्म हो जाए पहले तो आईटीसी को रिवर्स करो, ठीक है, और जिस डेट को एक्चुअल में गुड्स वापस आ जाए उस डेट को दोबारा से क्रेडिट ले लो, रिक्रेडिट ले लो। बात समझ में आई मेरी। तो 1 साल किसके केस में चलेगा, इनपुट्स के केस में, और कैपिटल गुड्स के केस में कितना चलेगा, 3 साल। डन। तो ये चीज मैंने देखो यहां लिखी है, आईटीसी इज अवेलेबल टू ओनर एंड नीड नॉट टू रिवर्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई टू जॉब वर्कर, कि जब आप ये गुड्स जॉब वर्कर को भेजोगे आपको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक चीज और लिखी है देखो, आईटीसी इज अवेलेबल इवन इफ द गुड्स आर डायरेक्टली सेंड टू जॉब वर्कर फ्रॉम सप्लायर। मतलब क्या हुआ, कहते एक चीज तो यह है कि जो ओनर है ना, पहले तो सप्लायर से ये गुड्स अपनी फैक्ट्री में रिसीव करे, है ना, और फिर जॉब वर्कर को भेजे। और दूसरी चीज क्या है, मान लो ये सप्लायर जॉब वर्कर के बराबर में बैठा है, नहीं हो सकता। सप्लायर कहाँ है, जॉब वर्कर के पास ही है जी, नजदीक है बिल्कुल। तो मैं क्यों ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ाऊं बार बार, कि पहले सप्लायर से गुड्स अपनी फैक्ट्री में रिसीव करूं फिर मैं जॉब वर्कर को भेजूं, क्यों ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ाऊं बार बार। तो मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए सप्लायर को। क्या इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि भाई ये गुड्स ना आप डायरेक्टली जॉब वर्कर को ही भेज दो, मुझसे मुझे जॉब वर्किंग करानी है, ठीक है। इनवॉइस मेरे नाम से इशू करना, किसको बोल रहा हूं, सप्लायर को। तो गुड्स मेरी फैक्ट्री में आए ही नहीं, डायरेक्टली सप्लायर के बिजनेस से या फैक्ट्री से कहां चले गए, जॉब वर्कर की फैक्ट्री में। उस केस में मुझे आईटीसी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, तब भी मिलेगा, ठीक है। और 1 साल और 3 साल कहां से काउंट करेंगे, जिस डेट को जॉब वर्कर की फैक्ट्री में रिसीव हुआ था ना गुड्स, वहां से 1 साल और 3 साल काउंट होगा। तो उसके 1 साल और 3 साल के अंदर अंदर ये गुड्स प्रोसेसिंग होके किसके पास आ जाना चाहिए, ओनर के पास आ जाना चाहिए। क्लियर है बात मेरी यहां तक, ठीक है। और देखो ऐसा भी हो सकता है कि भैया कस्टमर भी आसपास ही है, किसके, जॉब वर्कर के, जिसको मुझे ये गुड्स बेचना है, नहीं हो सकता। तो मैंने क्या किया, जॉब वर्कर को बोला ये जॉब वर्किंग करने के बाद ना ये गुड्स तो इसे ही भेज दियो। किसे भेज दिए, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा क्यों बढ़ाऊं भाई मैं अगेन, कि पहले ये गुड्स जॉब वर्किंग होने के बाद मेरे पास आएगा फिर मैं कस्टमर को भेजूं। तो मैंने जॉब वर्कर को क्या बोला कि भैया गुड्स की डिलीवरी किसको दे देना, कस्टमर को दे देना। देखो ये लिखा है, सोल्ड टू कस्टमर फ्रॉम द प्लेस ऑफ जॉब वर्कर, तो ट्रीटेड एज सप्लाई फॉर ओनर। तो ये सप्लाई किसके लिए काउंट होगा, ओनर के लिए, जॉब वर्कर के लिए नहीं, ओनर के लिए काउंट होगा। बिल कौन इशू कर रहा है, ओनर, तो जीएसटी भी कौन देगा, ओनर। समझ में आ रही है बात मेरी यहां तक। चलो जी नोट करो फटाफट इस डायग्राम को, काफी कुछ बातें आ गई इसमें। रब कर दो इसको, चलो जी।
तो देखो भाई इसका एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, है ना, जॉब वर्किंग का। एक कंपनी है देखो सभ्यता मैन्युफैक्चरर्स, इन्होंने ना कुछ इनपुट्स रिसीव की थी अपनी फैक्ट्री में। कब? 15 जुलाई 2017 को। तो पहले इन्होंने ये इनपुट्स अपनी फैक्ट्री में रिसीव कर लिया और आईटीसी भी ले लिया, कितना? 1,32,000 का। तो जब इनपुट्स रिसीव की होंगी तभी आईटीसी ले लिया होगा साथ के साथ। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, कुछ टाइम बाद ये इनपुट्स ना इन्होंने इशू कर दी जॉब वर्कर को। किस डेट को इशू किए हैं? 20 जुलाई 2017 को। और जॉब वर्कर ने किस डेट को रिसीव किया इन इनपुट्स को? 2 दिन बाद, मतलब 22 जुलाई 2017 को। इसका मतलब रास्ते में ना 2 दिन लग गए वहां इनपुट पहुंचने में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये राइज होता है अब कि जब इन्होंने ये इनपुट्स इशू किए हैं 20 जुलाई 2017 को, तो क्या इसको मैं सप्लाई ट्रीट करूं? जो मैंने आईटीसी लिया हुआ है उसको रिवर्स करूं या इस पे जीएसटी जमा कराऊं? अभी कुछ नहीं करना है। सेक्शन 19 ये कह रहा है इंतजार करो 1 साल का। अगर इनपुट्स हैं तो कितना इंतजार करो? 1 साल का। कैपिटल गुड्स हैं तो कितना वेट करो? 3 साल का। राइट, तो 1 साल और 3 साल आपको एक तरह से ग्रेस पीरियड दे दिया इन्होंने जॉब वर्किंग के लिए। तो ठीक है, 20 जुलाई को आपने इशू किया, 22 जुलाई को इन्होंने रिसीव किया। जॉब वर्कर ने जॉब वर्किंग करने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद ये इनपुट्स वापस भेज दी, है ना। कब भेजी है वापस? मान लो ये इनपुट्स 1 साल के अंदर अंदर आ जाती हैं। अगर 1 साल के अंदर अंदर आ जाती हैं तो नो नीड टू रिवर्स आईटीसी, मतलब आपको आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? देखो आईटीसी आपने ऑलरेडी ले रखा है, ना आपने रिवर्स किया, ना आपको रिक्रेडिट लेना है, कुछ नहीं करना है अगर ये इनपुट्स 1 साल के अंदर अंदर आ जाए तो। और अगर ये इनपुट्स 1 साल के बाद आती हैं, लाइक 5 अगस्त 2018 को आती है, भेजा कब था? पहली बात देखो 1 साल यहां से काउंट करना है कि यहां से काउंट करना है? इस डेट से काउंट करना है, 20 जुलाई 2017 से, मतलब जब से जो इसने ओनर ने जो वर्कर को भेजा था वहां से काउंट करना है 1 साल। तो 20 जुलाई 2017 और इन्होंने कब भेजा? 5 अगस्त 2018 को। तो 1 साल कब खत्म हो जाएगा? 20 जुलाई 2018 को। तो पहले तो वो क्या कहना चाह रहा है कि 20 जुलाई 2018 को ना भाई पहले तो आप आईटीसी रिवर्स करो। हम तो ना एक तरह से इसको सप्लाई मान लेंगे, हम तो ये मान लेंगे जो सभ्यता मैन्युफैक्चरर्स है ना ये झूठ बोल रहा है, जो वर्किंग के लिए भेजा है हम तो मान लेंगे इन्होंने बेच दिया वो। तो 20 जुलाई 2018 को क्या करो, आपने आईटीसी जो ले रखा था ऑलरेडी उसको रिवर्स करो आज की डेट में। बट मान लो कुछ दिन के बाद 20 जुलाई 2018 के बाद ये गुड्स वापस आ जाता है, तो आया भी है देखो 5 अगस्त 2018 को। तो 5 अगस्त 2018 को ना आप रिक्रेडिट ले लेना, दोबारा से क्रेडिट ले लेना आईटीसी का। हम ये नहीं कह रहे हैं आईटीसी का क्रेडिट देंगे ही नहीं, बट जब एक्चुअल में गुड्स रिसीव हो जाएंगे तब रिक्रेडिट लेना आप, अगर 1 साल निकल जाए तो। ये कहना चाह रहा है। तो इनपुट्स के केस में 1 साल, कैपिटल गुड्स के केस में 3 साल। डन, नोट करो इसको। ठीक है, बट एक चीज और याद रखना, देखो मोल्ड्स, डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर्स और टूल्स वगैरह के केस में ना 1 साल अप्लाई होगा ना 3 साल अप्लाई होंगे। मतलब इस केस में टाइम लिमिट एप्लीकेबल है ही नहीं, इस केस में रिवर्सल वाली बात है ही नहीं। कोई बात नहीं, जब भी आएंगे ये मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स, टूल्स जब भी वापस आ जाएंगे, रिवर्सल वाली कोई बात नहीं है इसमें, ये भी याद रखना। ठीक है, लिख दूं मैं इस चीज को एक बार, ये लो, मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स, ठीक है, या टूल्स, नो टाइम लिमिट इज एप्लीकेबल, नो टाइम लिमिट ऑफ 1 ईयर और 3 ईयर एप्लीकेबल। इनके लिए कोई टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, ना 1 साल की ना 3 साल की। ठीक है, मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स और टूल्स के केस में। चलो जी, रब कर दी इसको। तो देखे, ठीक है भाई, इसको रब कर दूं मैं अब। तो देखो मैं रब कर रहा हूं इसको। और एक चीज और याद रखना, देखो वेस्टेज एंड स्क्रैप का क्या करें, इसको भी बता देता हूं। लोग वेस्टेज एंड स्क्रैप का क्या करें, देखो वेस्टेज एंड
स्क्रैप की अगर बात करूं तो इस पे तो जीएसटी अप्लाई होगा। अगर आप वेस्टेज एंड स्क्रैप को बेचोगे ना, उस पे जीएसटी अप्लाई होगा। और किस पे? जो वर्कर पे भी हो सकता है और ओनर पे भी हो सकता है। ओनर मतलब प्रिंसिपल जो भी था आपका, ओनर मीन्स प्रिंसिपल। तो जो वर्कर ने अगर वेस्टेज या स्क्रैप बेची हैं और जो वर्कर रजिस्टर्ड है जीएसटी में, रजिस्टर्ड है, तो यही लायबल होगा जीएसटी के लिए ना। और अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है अदरवाइज, तो कौन लायबल होगा फिर? प्रिंसिपल। अदरवाइज प्रिंसिपल लायबल होगा। क्लियर है बात मेरी? तो वेस्टेज एंड स्क्रैप भी की हैं, ठीक है। जो वर्कर नहीं बेच दी अपनी फैक्ट्री से, जो वेस्टेजेस या स्क्रैप थी, तो कौन लायबल होगा उसमें जीएसटी के लिए? अगर जो वर्कर रजिस्टर्ड है तो जो वर्कर, अदरवाइज प्रिंसिपल या ओनर। चलो ठीक है, ये था जी जो वर्कर से रिलेटेड आईटीसी के जो प्रोविजंस थे स्पेशल, राइट। अब इसके सेक्शन वाइज एक बार बता देता हूं शॉर्ट में आपको। वैसे तो कॉन्सेप्ट तो कवर अप हो ही गया पूरा, है ना। तो देखो अब हम लोग सेक्शन वाइज डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी पूरा हो ही चुका है। तो सेक्शन 19(1) क्या कह रहा है? आईटीसी अलाउड टू प्रिंसिपल फॉर इनपुट सेंड टू जो वर्कर, ठीक है। मीन्स प्रिंसिपल ने जो इनपुट्स रिसीव की थी और फर्दर जो वर्कर को भेज दी, तो उन पर आईटीसी अलाउड है, ठीक है। और जब आप जो वर्कर को भेजोगे ना, उस टाइम पे रिवर्स करने की भी जरूरत नहीं है। 19 सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? आईटीसी अलाउड टू प्रिंसिपल फॉर इनपुट्स डायरेक्टली सेंड टू जो वर्कर। मतलब एक चीज तो यह 19(1) में तो क्या हुआ कि प्रिंसिपल ने पहले ये इनपुट्स रिसीव की अपनी फैक्ट्री में, फिर जो वर्कर को भेजी। और 19 सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल ने डायरेक्टली ही सप्लायर को क्या बोल दिया कि भैया इनपुट्स किसको भेज दो? जो वर्कर को। और आईटीसी अपने आप ले लिया। किसने? प्रिंसिपल ने, ठीक है ना। चलो, और 19 सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है कि अगर ये इनपुट्स 1 साल के अंदर वापस नहीं आएंगी ना, तो हम उसको डीम्ड सप्लाई मान लेंगे, राइट। तो ये लो, मैं लिखना भूल गया यहाँ, इसको क्या मान लेंगे? डीम्ड सप्लाई मान लेंगे हम उसको, डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा, आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। और जब आप एक्चुअल में गुड्स को रिसीव कर लोगे, एक्चुअली रिसीव्ड बाय प्रिंसिपल, है ना, जब प्रिंसिपल इस गुड्स को एक्चुअली रिसीव कर लेगा, तो भाई फिर से क्रेडिट ले लेगा, रिक्रेडिट ले लेगा। समझ रहे हैं बात मेरी? ठीक है। तो ये बात मैंने यहाँ लिखी है, देखो कि अगर ये इनपुट्स वापस नहीं आते हैं, कितने टाइम के अंदर? 1 साल के अंदर अंदर। 1 साल कहाँ से काउंट करना है? या तो जिस डेट को प्रिंसिपल ने ये इनपुट्स भेजी थी उस डेट से काउंट करो। और अगर सप्लायर से डायरेक्टली ये गुड्स कहाँ गया था? जो वर्कर के पास। प्रिंसिपल ने अपनी फैक्ट्री में रिसीव ही नहीं किया, डायरेक्टली सप्लायर को बोल दिया था जो वर्कर को भेज देना, तो 1 साल कहाँ से काउंट करूं? जब जो वर्कर ने अपनी फैक्ट्री में रिसीव किया था इसको, फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ सच इनपुट्स बाय जो वर्कर, वहां से 1 साल काउंट करना है, ठीक है जी। तो 19, 1, 2, 3 ये तो किसकी बात कर रहे थे? इनपुट्स की। अब 4, 5, 6 किसकी बात करेंगे? कैपिटल गुड्स की। तो 19 सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6 किसकी बात करेंगे? कैपिटल गुड्स की। चलो इसको नोट करो, फिर 4, 5, 6 भी बात करते हैं। तो देखो कैपिटल गुड्स के केस में अब हम लोग बात कर रहे हैं। कैपिटल गुड्स के लिए 19 सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है कि आईटीसी अलाउड है किसको? प्रिंसिपल को। कैपिटल गुड्स पे भी अलाउड है, जो आपने जो वर्कर को भेजा है, राइट। तो मीन्स कैपिटल गुड्स पहले प्रिंसिपल ने अपनी फैक्ट्री में रिसीव किया, उसके बाद जो वर्कर को भेजा, जो वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आईटीसी किसके पास रह जाएगा? प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। जब ये कैपिटल गुड्स जो वर्कर को सप्लाई करेगा, ये इशू करेगा, तो प्रिंसिपल को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, आईटीसी अलाउड टू प्रिंसिपल इवन इफ द कैपिटल गुड्स इज सेंड डायरेक्टली टू जो वर्कर। कि इस बार क्या हुआ? वही वाली बात जैसे इनपुट्स के केस में था कि भाई जो प्रिंसिपल है ना, उसने ये कैपिटल गुड्स अपनी फैक्ट्री में रिसीव ही नहीं किया। सप्लायर को क्या बोल दिया? सीधे सीधे किसको भेज दे भाई? जो वर्कर को। तो सप्लायर ने ये कैपिटल गुड्स सीधे सीधे किसको भेज दिया? जो वर्कर को। और आईटीसी कौन ले लेगा अपनी बुक्स में? प्रिंसिपल। समझ गए? चलो ठीक है। और 19 सबसेक्शन 6 क्या कह रहा है भाई कि अगर ये कैपिटल गुड्स 3 साल के अंदर अंदर वापस नहीं आया, राइट। 3 साल कहां से काउंट करने हैं? अगर 19(4) की बात करूं
कि पहले प्रिंसिपल ने अपनी फैक्ट्री में रिसीव किया, फिर जो वर्कर को इशू किया, तो डेट ऑफ इशू से काउंट करना, राइट। और अगर मैं 19 सबसेक्शन 5 की बात करूं तो कब से करना ये काउंट? 3 साल, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गुड्स बाय जॉब वर्कर, मतलब जिस डेट को ये कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर ने अपनी फैक्ट्री में रिसीव किया था वहां से काउंट करना 3 साल, ठीक है। तो अगर ये कैपिटल गुड्स 3 साल के अंदर अंदर वापस नहीं आता है तो हम क्या करेंगे? उसको डीम्ड सप्लाई काउंट कर लेंगे। और जो आईटीसी आपने ऑलरेडी ले रखा है ना प्रिंसिपल ने, उसको रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स आईटीसी आफ्टर 3 इयर्स। तो जितना आईटीसी किसने ले रखा है? प्रिंसिपल ने, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। और अगेन टेक रिक्रेडिट, और बाद में फिर से रिक्रेडिट ले लो। कब? एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। तो मान लो 3.5 साल के बाद ये कैपिटल गुड्स वापस आ जाते हैं, तो उसके बाद फिर से रिक्रेडिट ले लो, राइट। और 19 सबसेक्शन 7 क्या कह रहा है कि मोल्ड्स हैं, डाइज हैं, जिग्स हैं, फिक्सचर्स हैं या टूल्स हैं, उस पर कोई टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, ना 1 साल वाली ना 3 साल वाली, राइट। तो इट मीन्स अगर ये मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स, टूल्स वगैरह 1 साल 3 साल के बाद आते हैं तो भी आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। डन। अब एक बार रूल 45 वो डिस्कस कर लेते हैं, क्या कहता है जी थोड़ा सा। तो देखो भाई, रूल 45 की बात कर रहे हैं हम लोग। रूल 45 सब रूल 1 क्या कह रहा है कि इनपुट सेमी फिनिश गुड्स या कैपिटल गुड्स जो आप भेजोगे ना जो वर्कर को, अंडर द कवर ऑफ अ चलान भेजोगे, ठीक है, मीन्स चलान के थ्रू भेजोगे, और उस चलान में स्पेसिफाइड डिटेल्स होनी चाहिए। वो कौन कह रहा है? रूल 45 सब रूल 2। कौन से वाली डिटेल्स होनी चाहिए? जो रूल 45 में स्पेसिफाइड है। तो रूल 45(1) तो क्या कह रहा है कि जब आप जो वर्कर को इनपुट सेमी फिनिश गुड्स या कैपिटल गुड्स जो भी भेजोगे जो वर्किंग के लिए, तो आपको क्या करना है? एक चलान तैयार करना पड़ेगा, और चलान में स्पेसिफाइड डिटेल्स होनी चाहिए। लिखा है ना 45 सब रूल 2 क्या कह रहा है? देखो, चलान टू कंटेन डिटेल्स एज स्पेसिफाइड इन रूल 45। तो रूल 45 वाली डिटेल्स होनी चाहिए उसमें सारी। और रूल 45 सब रूल 3 क्या कह रहा है कि भैया जो चलान के थ्रू आपने गुड्स जो अपनी फैक्ट्री से रिमूव किए हैं अंडर द कवर ऑफ चलान, राइट, तो इट शैल बी इंक्लूडेड इन जीएसटी आईटीसी 04। मतलब जब आप रिटर्न फाइल करेंगे ना जीएसटी आईटीसी 04 क्वार्टरली बेसिस पे, उसमें डिटेल्स दोगे कि कितना कितना गुड्स भेजा है, चलान की सारी डिटेल्स स्पेसिफाई करोगे आप उसमें, राइट। और रूल 45 सब रूल 4 क्या कह रहा है कि भैया अगर ये इनपुट्स या कैपिटल गुड्स 1 साल और 3 साल के अंदर वापस नहीं आए ना, तो हम उसको डीम्ड सप्लाई मान लेंगे, उसको हम डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। और प्रिंसिपल को क्या करना पड़ेगा? उस पर आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब जीएसटी जितना था वो भी जमा कराना पड़ेगा और साथ में ब्याज भी देना पड़ेगा, क्योंकि हम तो ये मान लेंगे बैक डेट से, 1 साल पहले से ही हम तो ये मान लेंगे आपने वो गुड्स बेच दिया था जो वर्कर को, तो मतलब 1 साल 3 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा साथ में आपको। तो सप्लाई आज की डेट में नहीं मान के चल रहे हैं, वो कहते हैं बैक डेट में ही सप्लाई मान के चलेंगे हम तो, और इस टाइम पीरियड का आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा फिर 1 साल और 3 साल का बैक डेट से। समझ गए बात? ये बात थी जी। तो देखो हम लोगों ने तीनों चीजें डिस्कस कर ली। सेक्शन 2 क्लॉज 68 में तो क्या पढ़ा? डेफिनेशन थी जॉब वर्क की। सेक्शन 19 के 7 सबसेक्शन हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। तो 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 इनपुट्स की बात करता था, 19 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5 सबसेक्शन 6 कैपिटल गुड्स की बात करता था, और 19 सबसेक्शन 7 किसकी बात करता था? मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स की, राइट। और ये रूल 45 भी डिस्कस कर लिया, 45(1), 45(2), 45(3), 45(4। समझ गए बात यहां तक? चलो जी, तो ये जॉब वर्क वाला जो कॉन्सेप्ट था छोटा सा, ये हमारा यहां खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।